खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में आज सुबह से ही तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि देहरादून समेत टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। लगातार बारिश से नदी नालों के उफान पर आने से भूस्खलन जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से यात्रा से बचने की अपील की है। पर्वतीय क्षेत्रों में सतर्कता विशेष रूप से आवश्यक है। वहीं राहत एवं बचाव टीमें अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। वहीं उत्तराखंड में हेली सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि सभी हेली ऑपरेटर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करें। पिछले वर्षों में हुई दुर्घटनाओं की ऑडिट और नियमित समीक्षा कराई जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर की नियमित फिटनेस जांच, टिकट बुकिंग की पारदर्शी प्रक्रिया और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इंजन सुरक्षा मानकों पर विशेष जोर दिया है। इसके लिए उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से भी चर्चा की है। देखिए, सुरक्षा के मानकों का बहुत कड़ाई से इस बार पालन किया जाएगा और मैंने इस संबंध में भारत सरकार का जो नगर विमान का जो हमारा मंत्रालय है सिविल एविएशन, वहाँ पर जाके उनके पूरे मंत्रालय के सभी अधिकारियों के साथ, डीजीसीए के साथ, सेक्रेटरी एविएशन के साथ और भी मिनिस्टर जो राम मोहन नायडू जी हैं, उनके साथ बहुत विस्तृत रूप से इसमें वार्ता की है और उसकी एक एसओपी भी बनाई गई है। सब लोग विपाडा, डीजीसीए सब मिलकर उसका संचालन करेंगे और 2 हमारे एटीसी भी जो है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, एक देहरादून में सहजधारा में और एक सिरसी में। वो सब हमने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही उसको किया है और हमारे लिए आज भी यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च। विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने कण्वाश्रम का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने पुरातात्विक महत्व की काष्ठ कला का निरीक्षण किया और मालिनी नदी तट पर बसे क्षेत्र के ऐतिहासिक विरासत को पर्यटन मानचित्र पर वैश्विक पहचान दिलाने की घोषणा की है। उन्होंने ये कहा है कि अगले महीने तक शकुंतला पुत्र चक्रवर्ती राजा भरत की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उनका उद्देश्य है कि मालिनी घाटी की वैदिक सभ्यता को जीवंत किया जाए। योग, ध्यान, सप्तऋषि मंडप निर्माण और नदी आरती के आयोजन के साथ कण्वाश्रम को धार्मिक व साहसिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र भी बनाया जाएगा। देखिए, आपने देखा होगा अभी कुछ ही दिन पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार से पहुंचा था यहाँ पर और उन्होंने इसका सर्वे किया। यहाँ पे जितनी मूर्तियाँ हैं उनका सर्वे किया, इलाके की पूरी एरिया का सर्वे उन्होंने किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो सर्वे वो यहाँ से करके ले गए हैं वो प्रमाणित करेगा कि यहाँ पर कण्व आश्रम था, यहाँ पर ऋषि कण्व का आश्रम था। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे भरत, राजा भरत जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा, उनका जन्म इस स्थली पर हुआ था। बहुत जल्द भारत के मानचित्र पर ही नहीं, विश्व पटल पर कर्ण आश्रम कोटद्वार में जो है वो स्थापित होगा। देखिए, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हम भूले हैं जी। छोटे छोटे प्रयास कोटद्वार वासियों ने लगातार किए। अभी आप विश्वाल जी को यहाँ पर देख रहे हैं जी। लोगों ने फोटो ली है, इस पर रिसर्च किया है, काम किया और ऐसे बहुत अनेक बच्चे और भी हैं जिन्होंने रिसर्च की है और अपनी तरह से पूरा प्रयास किया कि इसको हम, लेकिन एक मजबूती नहीं मिल पाई ना, अलग अलग के मानचित्र पर लाए। अब देखिए, जनप्रतिनिधियों पर है कौन क्या चाहता है। अब आप जब सांसद जी ने इस चीज़ को देखा और समझा, उनको ये लगा कि नहीं, ये ऐसी चीज़ है, ऐसा धरोहर है जिसे हमें विश्व को दिखाना चाहिए। ये हमारे धरोहर ही नहीं, हमारी संस्कृति से जुड़ा है, हमारी भारतीयता से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि इसको हम मानचित्र पर लेकर आए, पर्यटकों को यहाँ पर लेकर आए, लोग अपने जड़ों से जुड़े, अपनी कल्चर से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े। तो लगातार प्रयास होते रहे। लेकिन मैं आभार व्यक्त करती हूँ सांसद जी का कि उन्होंने इस मुद्दे को लिया, इन्होंने इस चीज़ को, टॉपिक को लिया और पूरा विश्वास दिलवाया, कोटद्वार को ही नहीं पूरे उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाया कि इस पर काम होगा और हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे कि इसको हम भारत के लोगों तक ले जाएं, भारत को दिखाएं कि कहाँ पर भरत, राजा भरत का जन्म हुआ था और कहाँ से ये जो हमारा देश भारत कहलाता है वो नाम।
वहीं प्रदेश के लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने गुरुवार को लगातार दूसरे दिन देहरादून जिले के बारिश, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सड़कों, पुलों और क्षतिग्रस्त नहरों की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। महाराज ने राष्ट्रीय राजमार्ग 7, झाझरा सेतु, किमाड़ी, मसूरी रोड और टपकेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र में हुए नुकसान का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि क्षतिग्रस्त 8 सेतुओं में से 5 सेतु मरम्मत कर चालू कर दिए गए हैं, जबकि मसूरी मार्ग पर बेली ब्रिज बनाकर यातायात बहाल कर दिया गया है। नदियों का जो प्रवाह होता है उससे काफी सेडिमेंट्स, रेता और पत्थर जो है नदी के बीच में इकट्ठे हो जाते हैं। जब तक चैनलाइजेशन नहीं होगा, ड्रेजिंग नहीं होगी नदी की, नदी 2 फाड़ों में बंट जाती है और दाएं बाएं तटबंध को काटने लगती है। वही स्थिति यहाँ पैदा हुई है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है और मैंने कहा है कि चैनलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, तभी हम यहाँ पर पुलों को सुरक्षित रख पाएंगे। और मैं सबसे आग्रह करूंगा कि जो हमारी नालियां हैं और हमारे जो ड्रेनेज हैं उन पर अतिक्रमण न करें, ताकि पानी बह सके और लोगों के घरों में न जाए। यहाँ पर ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इसको ऑल्टरनेटिव ये यहाँ से पुल बना करके और ट्रैफिक को निकाल देंगे, ताकि यहाँ से ट्रैफिक। वहीं देहरादून के लक्ष्मण चौक स्थित हिंदू नेशनल स्कूल में हस्तशिल्प मेले का आयोजन शुरू हो गया है। ये मेला वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के विकास आयुक्त द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो 15 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगा। मेले में देश भर से आए शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ लगभग 50 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें हस्त निर्मित वस्त्र, सजावटी सामान और घरेलू उपयोग की वस्तुएं शामिल है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने मेले में पहुंचकर शिल्पकारों का उत्साह बढ़ाया और ये कहा कि मंच कला, संस्कृति और स्थानीय हुनर को पहचान दिलाने का बेहतरीन अवसर है। हमारे देश के कोने कोने से हमारे शिल्पकार आए हैं और आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है जो, उसका एक ही तरीका है कि आप वो सामान खरीदें जिसमें भारत के व्यक्ति का पसीना लगा हो, उसकी कला लगी हो, भारत की मिट्टी की सुगंध जिसमें आती हो, वो सब खरीदें। और अभी त्योहारों पर दीपावली का उपहार भी प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है, जीएसटी 2 में, जो सबको इसका लाभ मिलेगा, हर परिवार को लाभ मिलेगा, हर एक की जेब में पैसा ज्यादा आएगा। तो मैं समझता हूं कि वो स्थानीय वस्तुएं खरीदेंगे भी, उससे वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। हथकरघा बुनकर समूह है मेरा, और हमारे यहाँ पर क्या है, चरखे से कता हुआ धागा और लाते हैं और खड्डी से अपना अपना ही सामान बनाते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट जितना भी है, ये हमारा प्रोडक्ट अपने घर का बना हुआ है और ये घर का सामान ही खुद बनाया हुआ है, कोई इसका जो बाजार वाला सामान नहीं है। और हमने उसका रेट भी बड़ा यूनिक रखा हुआ है, बहुत कम रेट से हमारा काम है। और ये प्रदर्शनी में आए हैं, ये कौशल्या ग्राम उद्योग संस्थान रुड़की से हैं और इन्होंने ये हमें एक सामान बेचने के लिए ये स्टेशन दिया है। इस सामान की बिक्री करने के लिए हमें ये स्टेशन मिला है। सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है और बुनकरों के लिए भी बहुत। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधारों के तहत देश की टैक्स प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब 4 स्तरीय जीएसटी संरचना को घटाकर 2 स्तरीय किया जाएगा, जिसमें 5 और 18% टैक्स स्लैब होंगे, जबकि कुछ विशेष वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगेगा। इसी मुद्दे पर प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्युष कांत ने जीएसटी को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस सरकार के समय टैक्स 30 से 32% तक होता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे सरल बनाकर जनता के हित में बड़ा कदम उठाया है। जीएसटी ये दिखाता है कितना ऐतिहासिक है और प्रधानमंत्री जी की सोच दिखाती है कि जब प्रधानमंत्री जी ने देख लिया, मोदी सरकार ने देख लिया कि हमारा जो टैक्स जीएसटी कलेक्शन है वो 180 लाख करोड़ से लेके जब 2 लाख करोड़ रुपए आके स्टेबल हो गया, तो ये टाइम था लोगों को बेनिफिट देने का। कांग्रेस के समय में जिस तरह से 30%, 32% के वैट थे, उसके बाद आपने मान लिया सीमेंट पे दिया 30%, फिर आपने घर बनाने के लिए एसी, फैन, उस पर दिया 18%। माने आप तो टैक्स के चक्कर में हालत खराब थी।
आज मोदी सरकार ने आके सब चीज पे जो डे टू डे जरूरत की चीजें हैं उसको सब जगह टैक्स को या तो नील कर दिया या 5% लिया, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% टैक्स है, आप 0 दे रहे हैं आप। तो इस तरह से जो बेनिफिट्स दिया, टोटल मोदी सरकार का दिमाग में ये है कि भाई लोग सुबह से उठे और शाम तक सोने जाएं, जो जो चीज उनको चाहिए, जो बेसिक यूज की चीजें हैं उस पर पब्लिक को फायदा मिलना चाहिए। और इस जीएसटी के अंदर में जो आप लोग देखेंगे 22 तारीख के बाद से हर चीज के दाम बदल जाएंगे, लोगों को इमीडिएट बेनिफिट होगा, लोग को बेनिफिट होगा तो लोग के पास पैसा आएगा तो लोग उसको बिजनेस में लगाएंगे, बिजनेस लगाएंगे तो लोग मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इकोनॉमी एज वी कॉल इट्स ए चेन ऑफ इवेंट्स। उस इवेंट्स का सबसे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिया है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लाके, जिसका फायदा उत्तराखंड के और देश के हर लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नैनीताल नगर की लोअर मॉल रोड में हो रहे भूधसाव का जायजा लेने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत पहुंचे। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और भू वैज्ञानिकों से विस्तृत जानकारी ली। आयुक्त ने सिंचाई विभाग को झील के चार ओर क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत का प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सड़क की स्थायी समाधान हेतु शासन प्राथमिकता से परियोजना पर काम कर रहा है। भूवैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 190 मीटर सड़क प्रभावित है। इसके स्थायी ट्रीटमेंट के लिए लोक निर्माण विभाग और टीएचडीसी मिलकर डीपीआर तैयार कर शासन को भेजेंगे। टोटल जो लोअर मॉल रोड की लेंथ है इसमें 190 मीटर ऐसी है जिसमें कि किसी ना किसी प्रकार का धसाव हो रहा है। अभी जो स्ट्रेच हमने देखी उसमें काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कुछ में थोड़ा कम है। पूर्व में जो जियोलॉजिकल स्टडीज़ यहाँ पे हुई हैं उससे ये पता चलता है कि जो लोअर मॉल रोड है डिपॉजिट्स पे बनी हुई है। इसको डिपॉजिट्स को आप ये मान लें कि ऊपर से कभी किसी ज़माने में मलबा आया होगा, उसी के ऊपर रोड बनी हुई है। और जो इस मलबे की डेप्थ है ये 80 मीटर के आसपास बताई गई है, यानी कि इस पूरे इलाके में पत्थर कहीं नहीं है, तो मलबे पे टिका हुआ है। दूसरी बात, जो लेक की पेरिफेरी है यानी कि जहाँ पे लेक का पानी सड़क को टच करता है, इसके अलोंग पूरे में एक दीवार थी जो कि काफ़ी पहले बनी होगी, कुछ जगहों पे रिपेयर भी हुई है लेकिन अधिकांश रिकॉर्ड्स के हिसाब से ब्रिटिश पीरियड की होगी। उसमें मल्टीपल जगहों पे टूट फूट हो गई है और लेक का पानी परकोलेट होके सीधे सड़क को टच कर रहा है और डैमेजेस हो रहे हैं। तो दो तरह के काम होने हैं इसमें। एक तो इरिगेशन डिपार्टमेंट इसमें डिजास्टर मिटिगेशन में फंड्स इस बात के मांगेगा डीपीआर बनाते हुए कि जो हरिद्वार की मनसा देवी पहाड़ियों पर लगातार भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। शिवालिक पर्वत का बड़ा हिस्सा कभी भी नीचे गिर सकता है, जिससे रेलवे ट्रैक और आसपास का इलाका खतरे में है। बीते एक महीने में कई बार मलबा गिरने की घटनाएं हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटक दहशत में है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन विभाग, रेलवे और राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन की टीमों को मौके पर तैनात किया है। क्षेत्र में मुनादी कर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। फिलहाल निगरानी जारी है और जल्द स्थायी समाधान के प्रयास किए जाएंगे। हरिद्वार के जिलाधिकारी माननीय महोदय से मेरा विनम्र निवेदन और एक अपील है जनहित में। भीमगोड़ा पर्वतमाला जो भीमगोड़ा से लेके काली मंदिर और सुरंग हरकी पौड़ी तक जाती है, मनसा देवी पर्वतमाला, इस पर भीमगोड़े के पास एक पहाड़ जो 2 दिन पूर्व जैसा प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि रात्रि में आकाशीय बिजली से क्षतिग्रस्त हुआ था और जिसका एक बड़ा हिस्सा अब टूट के गिरने की कगार पर खड़ा है। और ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसमें से कुछ हिस्सा कल प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिछली तरफ उसमें से कुछ मिट्टी वगैरह ढही है और आगे का हिस्सा बिल्कुल टूटा क्षतिग्रस्त अवस्था में है। आगामी समय में नवरात्रि है जिसपे महाकाली मंदिर की तरफ श्रद्धालुओं का आवागमन होता है और भीमगोड़े से लेके हरकी पौड़ी तक एकल पैदल मार्ग है जिससे हरकी पौड़ी तक श्रद्धालुगण आवागमन करते हैं। साथ ही भीमगोड़ा रिहायशी इलाका और उसके साथ साथ काली मंदिर के आसपास का भी रिहायशी इलाका पड़ता है। ये अगर पहाड़ क्षतिग्रस्त होते टूट के गिरता है इस तरफ तो भारी क्षति, भारी अनहोनी की हमारे को इसमें आशंका है और भगवान ना करे कोई एक बड़ी अनहोनी घटित हो जाए। इसलिए हम जिलाधिकारी हरिद्वार से जो लगातार आपदा की घड़ी में मॉनिटर देवी पहाड़ के पास ही कुछ एक जगह है जहाँ पर स्लाइडिंग जोन क्रिएट हुआ है, उसको लेकर राज्य हमारे जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनसे अनुरोध किया था, जिन्होंने जियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ पे भेजी है जो आज जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजाजी नेशनल पार्क और रेलवेज और पीडब्ल्यूडी सभी की टीम्स के द्वारा भी कल निरीक्षण किया गया है और जो भी उचित उपचार की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके साथ ही इस पहाड़ी के नीचे की जो भी बसावटें हैं, दुकानें हैं, घर हैं, वहाँ पर भी हमने कल भी अनाउंसमेंट कराया था, आज भी अनाउंसमेंट करा रहे हैं।
हरिद्वार के भीमगौड़ा इलाके में पहाड़ दरकने से रेलवे लाइन बार बार बाधित हो रही है। इसको लेकर प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की टीम आज मौके पर पहुंची और पूरे संवेदनशील क्षेत्र का निरीक्षण किया। विशेषज्ञों ने मिट्टी के नमूने जुटाते हुए कहा कि इलाका ढीली मिट्टी और रेत से बना है, इसीलिए यहाँ स्थायी रोकथाम प्रोजेक्ट बेहद जरूरी है। निरीक्षण के दौरान राजाजी टाइगर रिजर्व, PWD और रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। भूवैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि शिवालिक पहाड़ियों पर लगातार बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा और बढ़ रहा है। 2 दिन पहले थोड़ा सा एक पैच जो था लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पर, तो उसके निरीक्षण के लिए हमें बुलाया, तो हम होल एरिया ही हम देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम है वो प्योर जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यहाँ की जो रॉक है वो वीक है। यहाँ पर सैंडस्टोन, मडस्टोन है। मडस्टोन बहुत वीक रॉक होती है, तो इसके लिए अभी 2 साल पहले भी कुछ हुई थी लैंडस्लाइड, तो ULMC पहले भी आया था। तो उसके बाद इन्होंने DPR वगैरह प्रिपरेशन के लिए हम लोगों ने कंसल्टेंट टेंडर वगैरह निकाले हैं। यहाँ पर कंबाइन होगा, मतलब कंबाइनली मिटिगेशन मेजर लेना पड़ेगा। हम एक मिटिगेशन मेजर नहीं ले सकते, ठीक है। पेड़ पौधे, बैम्बूज वगैरह होती है वो भी देखने पड़ेंगे। कहीं कहीं पर भी जहाँ पर पत्थर लटके पड़े हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा कि एंकरिंग वगैरह की ज़रूरत है, सॉइल नेली की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कंबाइन होगा और पूरा ही जो एरिया है हिल बाईपास रोड, और यहाँ क्योंकि नीचे सेटलमेंट है तो ये हमें ध्यान में रखते हुए मिटिगेशन मेजर करना पड़ेगा। तो अभी हम जाके स्टडी करेंगे, टेस्टिंग होगी, उसके बाद ही कुछ। उत्तराखंड हाईकोर्ट में LT शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि शिक्षकों की एक प्रमोशन लिस्ट तैयार कर 22 सितंबर तक कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि यह मुद्दा 2012 से अदालत में लंबित है, जिससे हजारों शिक्षकों की पदोन्नति और स्थानांतरण प्रभावित भी हुए हैं। ये सीनियरिटी का मैटर, जो कुछ टीचर्स का जो काम कर रहे हैं, जो प्रवक्ता और सहायक अध्यापक LT ग्रेड वालों का सीनियरिटी डिस्प्यूट यहाँ चल रहा है, उसमें जो है ये मैटर था कि एक पूर्व में जो है एक भुवनचंद्र कांडपाल ने एक रिट पिटीशन यहाँ फाइल की थी हाई कोर्ट में 2003 में, तो उसमें ये डिसीजन हुआ था कि उनको जो है लक्सर क्षेत्र पंचायत समिति की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोड़े ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बैठक में ग्राम प्रधानों और BD सदस्यों ने जल जीवन मिशन, स्वजल, बाल विकास और बिजली विभाग से जुड़ी शिकायतें उठाई, जिन पर जमकर हंगामा हुआ। CDO ने सबसे अधिक शिकायतें जल जीवन मिशन और स्वजल विभाग से संबंधित पाई और लापरवाही पर अधिकारियों को फटकार लगाई। इसमें मुख्यतः जो मैं बताऊं, उसमें जल जीवन मिशन की बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं। इसमें हमारे संबंधित विभाग जो उनको बहुत कड़ाई से निर्देश दे दिए गए हैं। कहीं जो है जहाँ लीकेजेस की बहुत ज्यादा समस्याएं बताई गई है, पाइपलाइन नहीं बिछी है, कनेक्शंस जो है वो घर तक नहीं पहुंचे हैं और सड़क जो है वो नहीं हुई है। बारिश के कारण भी अभी जो काम है वो रुका हुआ था उनका। इसमें भी उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि स्थिति जो है वो 30 सितंबर तक सुधार ली जाएगी। अगर 30 सितंबर तक नहीं सुधारी जाती है संबंधित विभाग के द्वारा, चाहे वो जल निगम हो या जल संस्थान। हल्द्वानी में 2014 के काशिश हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला लोगों के गले नहीं उतर रहा है। 7 साल की मासूम की हत्या के मुख्य आरोपी को बरी किए जाने के बाद पूरे शहर में आक्रोश फैल गया है। हजारों लोग बुद्ध पार्क से SDM कार्यालय तक सड़कों पर उतर आए हैं। सामाजिक संगठनों, जन कलाकारों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। पुलिस से नोकझोंक भी हुई, लेकिन गुस्साई भीड़ आरोपी को फांसी देने की मांग कर रही है। दिख रहा है कि सरकार का जो वकील, उसकी गलती है पूरी तरीके से। जब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसको फांसी दी, माननीय हाई कोर्ट नैनीताल ने फांसी दी, तो फिर वही सबूत थे, वही गवाह थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कैसे कर दिया भैया? सवाल इस बात का है, उनने पत्थरबाजी की। क्या उनके घर में बच्चियां नहीं थी? किस तरीके से उसको बरी कर दिया गया? इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, हम ही कुछ ना कुछ कर देंगे उसका। लेकिन बस मैं एक ही चीज बोलूंगी, फांसी 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 होनी चाहिए। और बहुत शर्म की बात है कि 11 साल से ये चल रहा है। आप सोचो इस माँ बाप पे क्या बीतरी होगी। कल ही मेरी कशिश के फादर से बात हुई थी। मैं जब उनसे बात कर रही थी ना, लिटरली ऐसा लग रहा था कि अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ होगा। उनके घाव भरे भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी गलती थी कि उसकी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया।
बागेश्वर जनपद में कपकोट थाना पुलिस और एसओजी टीम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल चरस तस्करी के आरोप में पकड़े गए नैनीताल जिले के 2 युवकों को कपकोट थाने से जिला न्यायालय बागेश्वर पेशी के लिए लाया जा रहा था। इसी दौरान झटक्वाली के पास गाड़ी की रफ्तार धीमी होने का फायदा उठाकर दोनों आरोपी पुलिस की गाड़ी से कूदकर फरार हो गए। पुलिस ने पीछा कर साहिल नामक आरोपी को कुछ दूरी पर पकड़ लिया, लेकिन दूसरा आरोपी रोहित सरयू नदी की ओर भाग निकला और अब तक फरार है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। वहीं लक्सर में गन्ना समिति के लिपिक महक सिंह को ज्वालापुर गन्ना समिति में अटैच किए जाने के खिलाफ भारतीय किसान संघ ने जमकर विरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष कुशलपाल सिंह और जिला अध्यक्ष राज सिंह वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गन्ना समिति कार्यालय पर धरना दिया। संघ पदाधिकारियों ने समिति के वाइस चेयरमैन के पति और पुत्र पर लिपिक से बदतमीजी का भी आरोप लगाया और गन्ना विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि बीमार लिपिक को बिना जांच पड़ताल के अटैच करना गलत है। वहीं देहरादून में सीटू से जुड़े बस्ती बचाओ आंदोलन के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। गांधी पार्क से शुरू हुई रैली जिला मुख्यालय पहुंचकर धरने में तब्दील हुई। आंदोलनकारियों ने बिंदाल और रिस्पना नदियों पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड परियोजना को रद्द करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि ये परियोजना बस्तियों को उजाड़ने का काम करेगी। वहीं पिथौरागढ़ में बड़ा हादसा हो गया है, जहां एक व्यक्ति, आपको बता दें कि बड़वे रोड पर करीब 80 मीटर गहरी खाई में गिर गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ पोस्ट पिथौरागढ़ से उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो चुकी है। कठिन परिस्थितियों में एसडीआरएफ टीम ने उसे रेस्क्यू किया। वहीं नीलकंठ रोड पर पटना वाटरफॉल बैंड के पास एक बड़ा हादसा पेश आया, जब एक वैगनार कार अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। देर रात 112 कंट्रोल रूम से मिली सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया। गाड़ी में सवार 5 लोगों को खाई से निकालकर मुख्य सड़क तक लाया गया। हादसे में 2 महिलाओं को गंभीर चोटें आई है, जबकि अन्य भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को पीएचसी लक्ष्मण झूला में प्राथमिक उपचार के बाद 108 और अस्पताल में एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया है। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।